तो मेरा एनिमल के साथ एक्सपीरियंस सुनो। अरे मतलब एनिमल मूवी के साथ एक्सपीरियंस। पहली बात तो मैं थिएटर लेट पहुंचा था, सो मुझसे शुरुआत की बंदर वाली स्टोरी पूरी मिस हो गई। जिसकी वजह से हुआ क्या कि एंड में जब रणविजय या शायद अजीज अपना आखिरी सलाम देने आता है तो मुझे लिटरली लगा कि ये कोई रैंडम अंग्रेज बारटेंडर बुढ़ा है जो फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया होगा। Yes, I didn't notice it was रणबीर। Am I even qualified to analyze this film? इस लायक नहीं हो तुम। तो बेसिकली पापा मेरी जान से मैंने फिल्म देखना शुरू किया। बचपन में बाप के नेग्लेक्शन से होते हुए जवानी में मेन चिक की घोस्टिंग तक मामला पहुंचा ही था कि मेरे थिएटर में एनिमल पार्क ही चालू हो गई। मैंने प्रपोज किया नहीं। एंड अगेन विदाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सीन, मुझे पूरी फिल्म में लगा कि गीतांजलि सिर्फ 2 बार रणविजय से मिलने पर एनिमल अब्यूज करने को रेडी हो गई। फिर इसके बाद आता है बलबीर का 68th बर्थडे। मतलब इस 20 मिनट के सीक्वेंस ने मुझे इतना इंप्रेस कर दिया था कि अगर पूरी फिल्म ऐसी होती ना, मैं तो भाई राम गोपाल वर्मा से वो पिक सामने सामने मांग लेता। मतलब ऐसे सीन्स को तो नाश्ते में खाने का मन करता है कसम से। आई मीन स्कूल वाले फ्लैशबैक से तो ऑब्वियसली हर थिएटर गूंज गया होगा। टिपिकल लड़की की इज्जत बचाओ सीन ऑलवेज वर्क्स। बट इसके अलावा भी देयर इज अ 13 मिनट कॉन्वर्सेशन सीन इन द सीक्वेंस जो थ्रू आउट एंगेजिंग लगता है। सिमिलरली पूरी फिल्म में काफी लंबे लंबे रियल टाइम सीक्वेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल फिल्म का शुरुआती 45 मिनट एक्सक्लूडिंग द फ्लैश फॉरवर्ड एंड फ्लैशबैक्स सिर्फ 4 दिन की कहानी है। अगर ये कोई छोटी मोटी बात लग रही हो तो आज के टाइम की कोई भी कमर्शियल इंडियन पिक्चर उठाओ और नोटिस करो कि उनमें कितने ही ऐसे लंबे कॉन्वर्सेशन सीक्वेंसेस होते हैं जो इतने एंगेजिंग लगे। आई मीन देयर इज अ रीजन कि आज के टाइम 3.5 घंटे की फिल्में इतने रेयरली देखने को मिलती है, राइट? कसम से यार ये ट्रेलर टीजर बचपन का ऑब्सेशन था। अब तो मैं बस 3 hour प्लस रन टाइम देख के ही सीरियस हो जाता हूँ। हालांकि अभी मैंने इस फिल्म को लेकर अपना पूरा ओपिनियन नहीं दिया है, बट स्टिल उसको थोड़ा बात के लिए रख के जरा हम एनिमल के नैरेटिव को समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है इसमें जो ये बाकी नैरेटिव से थोड़ा अलग फील होता है। वैसे तो इस थ्योरी को जनरल फिल्मों के थ्रू मैंने लाल सिंह चड्ढा वाले वीडियो में समझाया था, बट अभी जरा इसे क्राइम ड्रामाज और रिवेंज फिल्म्स के थ्रू समझते हैं। बेसिकली यहाँ तुम्हें 3 तरह का माल मिलेगा। पहली वो फिल्में जहाँ मेजर फोकस कैरेक्टर के एक सेट गोल पे होता है। दूसरी वो फिल्में जहाँ कैरेक्टर के गोल से ज्यादा उसके ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी जर्नी पे फोकस होता है। और तीसरी वो फिल्में जहाँ इन दोनों एस्पेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर इसमें कुछ एग्जांपल्स जोड़े तो ये स्केल कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब गजनी में तुम्हें क्लियरली समझ आ गया होगा कि पूरी फिल्म कैरेक्टर के मेन गोल से कितनी जुड़ी है। शायद ही कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जो गजनी को मारने के मेन गोल से हट के संजय सिंघानिया के कैरेक्टर पे फोकस करे। यस, कल्पना वाले फ्लैशबैक्स में एक बहुत ही अच्छा रोमांस एस्टैब्लिश होता है। संजय की जिंदगी और पर्सनैलिटी के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। बट फर्स्टली ये सभी फ्लैशबैक्स इनडायरेक्टली ही सही पर गजनी वाले बदले के बिल्डअप की तरह एक्ट करते हैं। देयर इज अ रीजन हम सबका बचपन एक ही साथ खत्म हुआ था। एंड सेकेंडली संजय का कोई इंटरनल चेंज नहीं दिखता। ऐसे कोई सेपरेट सीन्स नहीं होते जो संजय के इंटरनल कैरेक्टर या उसकी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करें या उसके वर्ल्ड को एक्सपैंड करें। अरे सब्र करो, ये चीज इस नेक्स्ट कैटेगरी में क्लियर होगी। यूजुअली इस दूसरी कैटेगरी में तुम राइज एंड फॉल वाली कहानियां देखोगे। इन फिल्मों में कैरेक्टर के गोल से ज्यादा उनके ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी जर्नी पे फोकस होता है। फॉर एग्जांपल स्कारफेस मोर देन एनी गोल टोनी मोंटाना के अल्टीमेट राइज और ड्रास्टिक फॉल की कहानी है। कहानी किसी विलन को मारने के बारे में नहीं, बल्कि टोनी मोंटाना की क्राइम वर्ल्ड में जर्नी के बारे में है। सिमिलरली वास्तव भी मोर देन एनी विलन रघु की क्राइम वर्ल्ड में राइज एंड फॉल की कहानी है। इन केसेस में कैरेक्टर का गजनी जैसा कोई सेट गोल नहीं होता। इंस्टेड उनके गोल्स कहानी प्रोग्रेस होते होते बदलते रहते हैं। लाइक स्कारफेस के शुरुआत में टोनी का गोल सैंडविच रेस्टोरेंट से निकलना होता है, फिर कोलंबियंस वाला जॉब करके मायामी ड्रग लॉर्ड फ्रैंक से नजदीकी बढ़ाना, फिर फ्रैंक की ट्रॉफी वाइफ एल्वीरा पटाना, अलेहांद्रो सोसा से डील करना, फ्रैंक की गद्दारी पनिश करना एंड सो ऑन। सिमिलरली वास्तव में रघु का इनिशियल गोल होता है पाव भाजी बेच के एक अच्छी लिविंग जनरेट करना। फिर फ्रैक्चर पांड्या को मारने के बाद वो अपना नाम कमाने में जुट जाता है। जब फ्रैक्चर गैंग वाले उसके बाप पे गोली चलाते हैं तो वो उनको खत्म करने निकल पड़ता है एंड वगैरह वगैरह। यानी कैरेक्टर का गोल प्लॉट के साथ टाइम टू टाइम बदलता रहता है। नाउ द रीजन आई एम सेइंग कि इन फिल्मों में कैरेक्टर की इंटरनल जर्नी पे ज्यादा फोकस होता है इज बिकॉज यहाँ तुम्हें टाइम टू टाइम ऐसे मोमेंट्स मिल जाएंगे जो कैरेक्टर में आ रहे बदलाव को रिफ्लेक्ट करें। लाइक इन दोनों फिल्मों में एक सीन है जहाँ पैसे और ताकत के नशे में डूबा लड़का सिर्फ अपने बदले हाव भाव की वजह से घर वालों द्वारा धुतकार दिया जाता है। I don't need your money. Gracias. I work for my living. I don't want you in this house anymore. फिर ये देख, खरीदना चाहता है इसे हमें? प्यार से लाया हूँ। तेरी हराम की कमाई का हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाइए सब। या ऐसे डायलॉग्स भी होते हैं जो कैरेक्टर में आ रहे इसी चेंज को डिनोट करें। The guys who last in this business are the guys who fly straight, low key, quiet. And the guys who want it all, they don't last. You finished? Can I go now? अपना इस खून अपने लोगों के लिए जहर बन गया साला। एंड इवन इन सेल्फ रिफ्लेक्टिव सीन्स को भी ले सकते हो जो पर्सनली मेरे लिए दोनों फिल्मों के बेस्ट सीन्स हैं।
You need people like me so you can point your fucking fingers and say that's the bad guy. अपुन ने भी ऐसी कोई पटरी पकड़ी है बाबा। अब पूरी जिंदगी ये ट्रैक, ये पटरी नहीं बदल सकूंगा बाबा। एक्चुअली अग्निपथ को मैं गोल ओरिएंटेड में ही रखने वाला था, बट फिर मुझे वो छोटी बहन वाला सब प्लॉट याद आया। मतलब चाहे सॉन्ग हो या माँ से डांट खा के खाना खाने वाला एक्सट्रीमली रिलेटेबल सीन, दोनों विजय की जर्नी वाले एंगल को सर्व करते हैं। लाइक देखो इस डिनर टेबल सीन में कैसे वो अपने इंटरनल थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है। और मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूं ताकि उनकी मौत को साकार कर सकूं। और पिछले 15 साल से आई का यही कहना है कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। बट इवन ये बहन वाला सब प्लॉट विच इज मोस्टली द सॉन्ग, विजय की स्टोरी को जर्नी वाला एंगल देता है। यस, यहाँ उसका कोई इंटरनल चेंज नहीं हाईलाइट हो रहा, बट एटलीस्ट उसकी जिंदगी के ऐसे एस्पेक्ट को डेवलप किया जा रहा है जो उसके गोल से डायरेक्टली लिंक नहीं है। ऑब्वियसली अब विजय और शिक्षा टैग टीम करके तो कांचा को हराएंगे नहीं। सिमिलरली सत्या को भी मैंने हल्का सा आगे इसीलिए रखा बिकॉज ये फिल्म गोल ओरिएंटेड तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सत्या से ज्यादा एमलेस इंसान तुमने आज तक नहीं देखा होगा। मतलब बता रहा हूँ, अगर भीखू इसकी जिंदगी में ना होता ना तो ये साला आज भी भैंस के तबेले में सड़ रहा होता। एकदम मस्त जगह है, सुबह उठते ही भैंस का नजारा, अलार्म का जरूरत ही नहीं है साला, सुबह सुबह भैंस बोलेगी उठ भैंस। एंड एट द सेम टाइम सत्या को मैंने इस पोजीशन पे इसलिए भी रखा है बिकॉज इस फिल्म में स्कारफेस और वास्तव की तरह इंटरनल जर्नी हाईलाइट करने वाले सीन्स ना के बराबर है। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम के हिसाब से सत्या में यही चीज यूनिक थी। इट वाज एज इफ हम पहली बार एटलीस्ट इंडियन सिनेमा में क्रिमिनल्स को विदाउट एनी जजमेंट एक ह्यूमन लेवल पे देख रहे हैं। यू नो द फिल्म वाज मोर अबाउट द कैमराडरी एंड पॉलिटिक्स अमंग क्रिमिनल्स रादर दैन। वास्तव में किसी भी इंसान को ये हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान की जान ले ले। Probably the only time इस वर्ल्ड पे एक नॉर्मल इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया होगा was in the climax, through विद्या, through the news cuttings and the director's note, जो I am sorry but till date मुझे बड़ा फनी लगता है। I mean come on यार, you really think कोई क्रिमिनल एक मूवी देख के क्राइम छोड़ देगा? Anyways, so again the reason सत्या इस स्पॉट पे है is because यहाँ भी अग्निपथ के बहन वाले सब प्लॉट की तरह मेन प्लॉट से हट के कैरेक्टर के आसपास के एस्पेक्ट्स बिल्ड किए गए हैं। चाहे गैंग मेंबर्स का भाईचारा हो या भीखू और प्यारी की मैरिड लाइफ, इस कहानी की दुनिया के इन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को डेवलप करने वाले ये सीन्स ही सत्या के नैरेटिव को एक अलग फील देते हैं। नाउ आई नो तुम लोग सोच रहे होगे पर भाई मैं तो एनिमल पर वीडियो देखने आया था। तो बस ये समझ लो कि मेन डिस्कशन के लिए जो टूल्स चाहिए ना, बस वही इकट्ठा हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू द अदर एक्सट्रीम, किल बिल और वासेपुर जैसी स्टोरीज में ये गोल एंड जर्नी वाला एस्पेक्ट साथ में चलता है। गोल की बात करें तो वासेपुर में रामाधीर को मिटाना होता है एंड किल बिल में शी हैड टू किल बिल। If I'm writing Kill Bill, I pretty much know at the end of the movie she's gonna kill Bill. दोनों केसेस में गोल ओरिएंटेड फिल्मों की तरह कैरेक्टर का गोल आउटराइट क्लियर होता है। उस हरामी को हमें मिटाना है। I am gonna kill Bill. एंड जर्नी ओरिएंटेड फिल्मों की तरह इंटरनल इमोशंस और वर्ल्ड बिल्डिंग का भी ध्यान रखा जाता है। इंटरनल इमोशंस की बात करें तो वासेपुर में न्यूमरस मोमेंट्स मिल जाएंगे जो कैरेक्टर के इंटरनल चेंज या थॉट्स को रिफ्लेक्ट करें। कह के लेंगे उसके। हमें कभी अब्बा के धंधे में नहीं आना था। सिमिलरली किल बिल में भी ऐसे कुछ सीन्स मिलेंगे। लाइक शुरुआत में वर्निटा ग्रीन को उसकी बच्ची के सामने मारने के बाद हथौरी हांजो का जो वॉइस ओवर आता है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे बेट्रिक्स अपना मॉरल कंपास जज कर रही है। एंड ऑफ कोर्स द क्लाइमैक्स जिसमें पूरा फ्लैशबैक बेट्रिक्स के इंटरनल चेंज को ही डेडिकेटेड है। But once that strip turned blue, I could no longer do any of those things. But despite a few moments dedicated to internal emotion, the main place जहाँ से किल बिल में जर्नी ओरिएंटेड फिल्मों वाला फील आता है is its world building। मतलब मैं बता नहीं सकता कि किस एक्सटेंट पे इस फिल्म में वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलती है। To be honest, अगर मुझे एनिमे स्टाइल स्टोरी टेलिंग का लाइव एक्शन एग्जांपल देना होगा ना तो मैं इसी फिल्म को सबसे पहले रखूंगा। कसम से ऐसी फिल्मों को तो लंच में चबा जाने का मन करता है। भाई इस फिल्म का रिवेंज जॉनरा में एक स्टैंड आउट होने का कारण इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग ही तो है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट किलिंग बिल, इट्स अबाउट हाउ शी गेट्स देयर। और जिस तरह ये वर्ल्ड बिल्डिंग हुई है मतलब क्या ही बताऊं। लिटरली जिन प्लॉट पॉइंट्स को किसी यूजुअल रिवेंज स्टोरी में उतना भाव भी नहीं दिया जाएगा उसके पूरे पूरे चैप्टर्स थे किल बिल में। स्वॉर्ड मेकर हथौरी हांजो, मास्टर पाई माई, स्पेशली हर एंटागनिस्ट के कैरेक्टर को बेहद खूबसूरती से एक्सप्लोर किया गया था। आई मीन द वेरी रीजन किल बिल 2 पार्ट्स में है इज बिकॉज कहानी में हर एंटागनिस्ट की बैक स्टोरी या एट द वेरी लीस्ट उनका थॉट प्रोसेस काफी बारीकी से एक्सप्लोर किया गया था। Hence world building 100 marks. Similarly वासेपुर में भी नगमा का सरदार की ठरक संभालना, सरदार और दानिश का फादर सन बॉन्ड, फैजल का नशेड़ी बचपन, उसका बनारस का सफर, उसका रोमांस, परपेंडिकुलर की गटर मस्ती, डेफिनेट का चैलेंज, ये सभी सीक्वेंसेस वासेपुर के वर्ल्ड उसके कैरेक्टर्स को बिल्ड करते हैं, कहानी के नैरेटिव को स्टैंड आउट कराते हैं। Hence world building 100 marks.
एक्चुअली गॉडफादर को मैं थर्ड कैटेगरी में ही रखने वाला था, बिकॉज यहाँ गोल और जर्नी दोनों टाइप के एस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। I mean, जिन लोगों को लगता है कि गॉडफादर इज जस्ट अबाउट द वॉर विद इन द 5 फैमिलीज, देन शायद उन्होंने फिल्म समझी ही नहीं, बिकॉज इट वाज ऑलवेज मोर अबाउट द वॉर विद इन माइकल। एक्चुअली पहली बार फिल्म देखने के बाद मैं काफी टाइम तक सोचता रहा कि माइकल का सिसिली वाला सब प्लॉट कितना बेमतलब था। हाँ, ऑब्वियसली ये समझ आ रहा था कि उसका सिसिली में छुपना जरूरी था, वरना टटालिया द्वारा छेद दिए जाते, बट ये चीज मेरे सर के ऊपर से जा रही थी कि वहाँ अपोलोनिया वाले रोमांस की क्या जरूरत थी। I mean, सरदार वाले केस में दुर्गा के साथ हुआ फिर क्लियरली आगे चल के मेन प्लॉट का एक अहम हिस्सा बनता है। एनिमल के केस में भी अच्छा, उसे थोड़ा बात के लिए रखते हैं। कॉन्ट्रेरी टू वासेपुर, यहाँ मेन प्लॉट में इस अफेयर के कंट्रीब्यूट करने का सवाल ही नहीं उठता। 2 पल के रोमांस के बाद तो मैडम निपट ही जाती हैं। सो बेसिकली उस समय सब प्लॉट मेरे लिए उतना सेंस नहीं बना रहा था, अंटिल आई रियलाइज कि ये सब प्लॉट स्टोरी से कहीं ज्यादा माइकल के कैरेक्टर के लिए था। ऑब्वियसली इस अफेयर से जन्मा बच्चा गॉडफादर 2 में माइकल को मारने नहीं आता, बट यह फिर उस माइकल की मौत का कारण जरूर बनता है जिसको हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। इट्स एज इफ अपोलोनिया की डेथ माइकल को ये रियलाइज कराती है कि अब वो किसी भी हाल में पुराना माइकल नहीं बन सकता, वो उस ब्लिसफुल इनोसेंस को अफोर्ड ही नहीं कर सकता जो पहले उसकी खुशी का कारण थी। इट्स एज इफ 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में माइकल का लास्ट स्टेज था जहां उसे पुराने माइकल की मौत एक्सेप्ट करनी थी। इट्स एज इफ, अच्छा छोड़ो, और आगे गया तो ये गॉडफादर का वीडियो बन जाएगा। भाई इस फिल्म से मेरा ऑब्सेशन मेरी इंस्टा डीपी ही बता देगी। वैसे अगर जानना है कि गॉडफादर कितनी ज्यादा माइकल के कैरेक्टर आर्क के बारे में है तो मैं ये 4 वीडियो ऐसे जरूर रिकमेंड करूंगा। सो द होल पॉइंट इज कि माइकल के इसी कैरेक्टर आर्क में मेजर फोकस होने की वजह से गॉडफादर एक जर्नी ओरिएंटेड फिल्म का क्राइटेरिया फुल मार्क्स के साथ पास करती है। बट स्टिल मैंने इसे सेकंड या थर्ड कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? बिकॉज़ यहाँ कोलियोनी फैमिली के दुश्मनों को खत्म करने का अल्टीमेट गोल किल बिल वासेपुर की तरह शुरुआत से एस्टैब्लिश नहीं था कि मैं फिल्म को थर्ड कैटेगरी में रखता, और स्कारफेस वास्तव की तरह कॉन्स्टेंटली चेंजिंग भी नहीं था कि मैं इसे सेकंड कैटेगरी में रखता। सो इसलिए ये पोजीशन। ऑल्सो वन ऑफ द रीजन मैंने इसे सेकंड कैटेगरी में नहीं रखा इज बिकॉज गॉडफादर स्कारफेस या वास्तव की तरह राइज एंड फॉल स्टोरी नहीं है, बल्कि एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। इट्स लाइक हमारे हीरो का फॉल एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल है। एंड फाइनली बदलापुर को मैंने इस स्पॉट पर क्यों रखा, इसका जवाब तुम लोग खुद से ही सोचना। भाई अपने कमेंट सेक्शन से भी तो एनालिसिस चैनल वाला फील आना चाहिए ना। तो फाइनली कमिंग ऑन एनिमल, I mean the movie Animal. The reason मैं तब से पूरा नैरेटिव वाला ज्ञान दे रहा था is because Animal का नैरेटिव इसमें से किसी भी जगह फिट नहीं होता। No, I'm not saying कि Animal इन सारी फिल्मों से ज्यादा महान है, but just in terms of narrative इन सबसे थोड़ी अलग है। I mean इसे पहले कैटेगरी में नहीं रख सकते थे because फिल्म में इनफ कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन और वर्ल्ड बिल्डिंग हुई है, चाहे स्कूल वाला फ्लैशबैक हो या इंटरवल के बाद वाले रिकवरी सीक्वेंसेस। ये रणविजय के कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन को ही तो डेडिकेटेड थे। सिमिलरली वर्ल्ड बिल्डिंग या सिंपली प्रोटैगनिस्ट के आसपास की दुनिया को डेवलप करने की बात करें तो उसके लिए बस एनिमल का रन टाइम देखो। The only reason it's 3 hours 21 minutes is because संदीप रेड्डी वाघा इस कहानी की वर्ल्ड बिल्डिंग को किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले थे। I mean अगर ये फिल्म किसी और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हाथ में होती ना तो सबसे पहले आजकल की मॉडर्न जनरेशन के रील वाले अटेंशन स्पैन को मद्देनजर रखते हुए गदासी लेके फिल्म को काटा जाता। पहले जाता अपना पिंड वाला सीक्वेंस, फिर फ्रेडी के आधे डायलॉग्स काट के उसे लिटरली स्विगी वाला बना देते। आधे रिकवरी सीक्वेंस उठ जाने पर शायद हमें बलबीर सिंह का सेक्युलरिज्म कभी देखने को नहीं मिलता, और मोस्ट प्रोबेबली पहले भी में हमें फिल्म से ज्यादा रील्स में दिखता। मतलब कम से कम 5-6 डिडिनो का इंतजाम तो हो ही जाता। सो यू सी ये सभी सीक्वेंसेस प्लॉट में ज्यादा कुछ ऐड नहीं करते, बट कहानी की वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। I mean, जब फोकस करने के लिए 2 परिवारों की महाभारत पड़ी है तो आखिर कोई डायरेक्टर इस बात पे क्यों फोकस करेगा कि हमारा प्रोटैगनिस्ट थेरेपी में नहीं मानता, या फिर इस बात पे कि हमारे एंटागनिस्ट की 2 बीवियों ने उससे शादी क्यों की, या फिर एवरी नाउ एंड देन ऐसे मोमेंट्स क्यों रखेगा जहां आसपास के कैरेक्टर्स प्रोटैगनिस्ट की करंट कंडीशन पे अपना ओपिनियन दे रहे हो। And he's putting on weight like a pig. He helped me with the childbirths. बंदी को मिक्स्ड फ्रूट जूस पिला रहा है, वो भी अपने हाथों से। There is no redemption for what he has done. एंड आफ्टर ऑल आखिर क्यों 3-4 मिनट के सेपरेट सीन्स रखेगा जहां सपोर्टिंग कैरेक्टर्स अपने थॉट्स, आइडियल्स या इमोशंस के बारे में बात कर रहे हो। ओ पाली आपस जिवें मर्जी है, पर जब कोई बगाना वार करदा जर नहीं हुंदा। ये सुन के ऐसा लगा कि कभी तेरी फायरिंग बंद ही ना हो। ऐसा खिलौना बेचने नहीं आया मैं इधर। इसीलिए ना, क्योंकि ऐसी राइटिंग और डायरेक्शन कहानी की दुनिया को एक रियलिटी का टच देती है और कैरेक्टर्स को मात्र एक कार्डबोर्ड की तरह पेश नहीं करती। डिस्पाइट दिस मैंने एनिमल को सेकंड कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म में रणविजय का एक क्लियरली एस्टैब्लिश गोल था, दैट इज बलबीर के कातलों को खत्म करना, या और डीप जाए तो सिंपली बलबीर से वैलिडेशन पाना। अब थर्ड कैटेगरी की बात करें तो वहां भी एनिमल इसलिए नहीं फिट होगी बिकॉज रणविजय का कैरेक्टर टाइप इस कैटेगरी के बाकी कैरेक्टर से उतना मैच नहीं होता, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। नाउ यहाँ पे मैं एनिमल के नैरेटिव की एक और स्टैंड आउट चीज बताता हूँ, द शिफ्ट।
आई मीन यूजुअली मूवी सीन्स स्पेशली कमर्शियल हिंदी फिल्मों में एक टाइम पे एक ही एस्पेक्ट को बिल्ड करते हैं। इसको समझने के लिए रईस का एग्जांपल लो। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ फिल्म में रईस की जिंदगी के 4 एस्पेक्ट्स को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बिल्ड किया जाता है। रईस का धंधा, रईस का परिवार, रईस का दुश्मन और रईस का मोहल्ला। नौ पूरी फिल्म में कोई भी सीन उठाने पर तुम क्लियरली पाओगे कि हर सीक्वेंस इनमें से किसी एक एस्पेक्ट को ही बिल्ड कर रहा है। अगर मजूमदार से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है तो वो पूरा सीन उसी बारे में है। अगर आसिया के साथ रोमांस चल रहा है तो पूरा सीन उसी का अराउंड होगा। यानी कहानी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डेवलप करते दौरान सीक्वेंसेस में एक क्लियर सेग्रीगेशन है, जो सिर्फ रईस नहीं बल्कि ज्यादातर कमर्शियल मूवीज में होता है। बट एनिमल में एक सिंगल रियल टाइम सीक्वेंस में मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बीच शिफ्ट करके उन्हें साइमल्टेनियसली डेवलप किया जाता है। फॉर एग्जांपल जीजा किलिंग सीक्वेंस और वो किलिंग एक्सप्लेन करने वाले फ्लैशबैक के बीच एक 4 मिनट का सीक्वेंस है जिसमें पहले रश्मिका और रणविजय की करंट मैरिड सिचुएशन पे फोकस होता है एंड देन वी शिफ्ट टू द एल्डर सिस्टर कि उस पे और उसके बेटे पे क्या गुजर रही है। इंटरवल के जस्ट बाद वाले सीक्वेंस में इनिशियली वी फोकस ऑन रणविजय की हेल्थ कंडीशन एंड देन वी शिफ्ट टू रणविजय का उसकी बड़ी बहन से कन्फेशन एंड देन वी अगेन शिफ्ट टू उसका और पंडित जी का डिसएग्रीमेंट, जो ऑब्वियसली रणविजय की डिटेरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन को सर्व करता है। इवन इस कन्फेशन के बीच में ये यूरिन बैग वाला रैंडम मोमेंट सेम चीज को बिल्ड करता है। चर्च वाले सीक्वेंस में भी इनिशियली हम रणविजय की कंडीशन पे फोकस करते हैं कि कैसे इसको सुधारने के लिए पूरी फैमिली किसी भी जगह पहुंच सकती है एंड देन फिर से भी फोकस ऑन गीतांजलि और रणविजय का करंट बॉन्ड। You'll slap me, but I'll slap you first. And then finally the scene ends on रणविजय और प्रीस्ट का बॉन्ड। He's a destructive force. Similarly, again the very next sequence starts with गीतांजलि और रणविजय का स्मॉल ऑल्टरकेशन, शिफ्ट्स टू गीतांजलि का अपने पेरेंट्स के सामने उसे डिफेंड करना, जिससे उसका और रणविजय दोनों का कैरेक्टर बिल्ड होता है एंड देन द सीन शिफ्ट्स टू रणविजय और बलबीर का कजन्स को वापस भेजने के ऊपर ऑल्टरकेशन, जिससे उसका और बलबीर का डायनामिक डेवलप होता है। सो यू सी, इसी तरह एनिमल के कई सीक्वेंसेस में तुम्हें कहानी के मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बीच शिफ्ट देखने को मिलेगा। इस रियल टाइम शिफ्ट को यूज करके ही साइमल्टेनियसली एस्पेक्ट्स बिल्ड होते हुए दिखेंगे एंड यही रियल टाइम शिफ्ट बेसिकली उस प्रेडिक्टेबिलिटी को काउंटर करता है जो हमें यूजुअल सीक्वेंस टू सीक्वेंस सेपरेटली चीजें बिल्ड करने वाली फिल्मों में फील होती है। Hence, that's why this real time shift is one of the key reason कि एनिमल देखते वक्त हमें नैरेटिव थोड़ा अलग क्यों लगता है। Now, इस रियल टाइम शिफ्ट के सबसे सिग्निफिकेंट एग्जांपल को देखते हुए फिर उसी जगह आते हैं जहां से हमने ये कथा शुरू की थी, द 60th बर्थडे सीक्वेंस। द रीजन आई से मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जांपल इज बिकॉज इस 20 मिनट के सीक्वेंस में, या अगर फ्लैशबैक हटा भी दें तो 13 मिनट के सीक्वेंस में रियल टाइम शिफ्ट यूज करके ही रणविजय का लिटरली हर फैमिली मेंबर के साथ बॉन्ड एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। जीजा और फादर डायनामिक किन मोमेंट्स में एस्टैब्लिश हुआ है वो तो क्लियरली दिख रहा होगा। दाता जी के साथ भी इट्स प्रीटी क्लियर, बट ये नजर डालो कैसे वांगा सीन के मेन मीट के बीच बीच में बाकी कैरेक्टर्स के साथ का डायनामिक भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हाँ, रीत के लिए पूरा फ्लैशबैक था ही, बट इवन बिफोर दैट उसको मेन आर्गुमेंट में कूदते हुए दिखाया है, जिसपे रणविजय का रिएक्शन दोनों के डायनामिक की एक लेयर प्रेजेंट करता है। हार्वर्ड से एमबीए करके भी तू सिर्फ चुप रहो, बस करो, बोलती रहेगी। हाँ ठीक है, उसका हस्बैंड है तो वो बीच में कूदेगी, बट व्हाट अबाउट रूप? रणविजय को थ्रू आउट द सीन उसे स्कूल करते हुए दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या करिए रूप? Don't get into whiskey. Have wine, it's good. तेरा ध्यान किधर है रूप? You're not interested in this? Get out in the real world and you'll understand कि तेरे बाप दादा ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। मुझे क्यों तोड़ा? एंड कसम से अगर रणविजय का उसके पास जाके उसे वार्निंग देने वाला मोमेंट कोई जेनेरिक बॉलीवुड डायरेक्टर हैंडल करता ना, तो मामला कुछ ऐसा होता। मैं दिखाती तुझे आज कॉमेडी क्या होती है। तूने आते ही फिर से शुरू कर दिया। सी, इसको हटाने पर भी द सीन इज सो सीमलेस, बट सिर्फ और सिर्फ डायनामिक एस्टैब्लिश करने के लिए ही वांगा चोज टू कीप दिस माइनर शिफ्ट। एंड अगेन मिश्रा अंकल के केस में कहीं और जगह नहीं मिली तो उन्हें आर्गुमेंट के बीच में ही घुसेड़ दिया, जस्ट टू एस्टैब्लिश द फादरली डायनामिक। इवन पहले बताए ग्राफ की फिल्मों में यू विल नोटिस कैसे ये शिफ्ट वाली क्वालिटी लेफ्ट से राइट जाने पर रिस्पेक्टिव फिल्मों में बढ़ती रहती है। ऑल्सो थोड़ा ऑफ टॉपिक जाके आई वांट टू हाईलाइट कि 60th बर्थडे सीक्वेंस गॉडफादर के ओपनिंग वेडिंग सीक्वेंस से कितना इंस्पायर्ड लग रहा था, क्योंकि वहां भी फैमिली की एक बड़ी गैदरिंग के मौके पे एक के बाद एक सारे कैरेक्टर्स पे फोकस शिफ्ट कर करके उन्हें सेटअप किया जाता है। आई मीन लिटरली पूरी फिल्म देखने के बाद एक बार ओपनिंग सीक्वेंस फिर से देखना तो रियलाइज होगा कि कितने सीमलेसली सारे कैरेक्टर्स को सेटअप किया गया था। आई एम तो डैम श्योर कि यहीं से इंस्पायर होकर वांगा ने थोड़ा इंडियन मसाला छिड़क कर 60th बर्थडे सीक्वेंस का तायका तैयार किया होगा। काश मैं उनसे ये सवाल डायरेक्टली पूछ सकता। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। Were you thinking of Godfather when you did these, or did these just accidentally happen? This actually very organically happened because I saw Godfather some 30-40 times. Yeah. So it's inside you. That's what she said. I knew this party thing. It is a little similarities are there. Right.
बाकी सबकॉन्शियस एडिशंस की बात करें तो दोनों स्टोरीज बाप पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट से किक ऑफ करती हैं, जहां फैमिली से अलग चल रहा बेटा धीरे धीरे टेक ओवर करने लगता है। एंड ऑब्वियसली जीजा का मर्डर। एक बार और तूने मर्डर बोला, I will slap you so hard. अच्छा सॉरी, जीजा को टाइटली हक करना भी दोनों फिल्मों में कॉमन था, एंड साथ में अपनी रिस्पेक्टिव बहनों से जीजा को हक करने की सच्चाई कन्फ्रंट करना। बट जेन्युइनली यार, आई विश कि एनिमल में जीजा का एक्सपोज एटलीस्ट गॉडफादर जितना स्मार्ट होना ही चाहिए था। आई मीन फोन टैपिंग से बढ़िया अगर ब्रेन टैपिंग से सच उगलवाया जाता तो क्या ही बात होती। वरुण वो है जो तू कभी बन नहीं सकता। सही है। खबरदार, बाप है हमारा। अच्छा ओके, अपने ओपिनियंस में बात के लिए रखता हूँ। दोनों जगह 3/4 मूवी बीतने पर प्रोटैगनिस्ट का एक अफेयर होता है। दोनों जगह प्रोटैगनिस्ट का हॉस्पिटल में अपने बाप से मिलना इस बात का एश्योरेंस होता है कि वो अब उनके साथ है। एंड अगेन ये मोमेंट भी गॉडफादर के इस सीन का मसाला वर्जन लगता है। But you're not like him, Michael. I thought you weren't going to become a man like your father. You won't be like your father, right? My father's no different than any other powerful man. My father is the best father in the world. Trust me, that's all I can tell you about my business. गीतांजलि, तू मुझे कुछ भी पूछ सकती है, बस not this. जो बाय द वे मेरे हिसाब से मूवी में बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा था। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का। अच्छा ठीक, बाद में। इसके अलावा विजुअली भी कुछ सीन्स दोनों फिल्मों में मिरर होते हैं, और नैरेटिव वाइज भी जैसे गॉडफादर में 3/4 फिल्म सपोर्टिंग एंटागनिस्ट के अराउंड होने पर बाद में मेन एंटागनिस्ट का पर्दाफाश होता है, वैसे ही एनिमल में भी 3/4 फिल्म इज अराउंड सपोर्टिंग एंटागनिस्ट ओनली अंटिल पर्दाफाश होता है। एंड द फैक्ट कि संदीप ऑलवेज वांटेड दिस प्रूव्स कि ये भी शायद एक सबकॉन्शियस इंस्पिरेशन ही थी। So you first started this with a 5-minute pitch to Ranbir. Yeah, 10 minutes. Yeah. Okay, 10 minutes, Yeah. roughly. At that point, what was the story? At that point, I had the beats. I said, this is a story about a father and son. I just mentioned very like a topography. The film runs in Delhi. You'll not know about the villain at all for a very long time. Usually what happens is like in the interval you open the villain, but this is treated this way. अच्छा, अब गॉडफादर तक आ ही गए हैं तो जरा टैरेंटिनो के दर्शन भी कर लेते हैं। बहुत टाइम पहले मैंने मेरे फिल्म मेकिंग भगवान क्वेंटिन टैरेंटिनो का एक इंटरव्यू देखा था, और उस इंटरव्यू की 2 लाइनें मेरे दिमाग में अटक गईं। Telling a story, we don't tell a story, we tell a situation. Most of the movies that you see nowadays, you pretty much know everything you're going to see in the movie by the first 10 or 20 minutes. Now that's not a story. A story is something that constantly unfolds. अगर आजकल की सो कॉल्ड मासी फिल्मों से ग्रसित इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान तुम एज अ फिल्म मेकर ले सकते हो तो वो यही 2 लाइनें हैं। We don't tell a story, we tell a situation. A story is something that constantly unfolds. Now I'm not saying कि Animal is real cinema. Of course not. ये भी at the very core एक typical मासी action story ही है। But the reason it feels like a standout amongst most commercial Hindi films is because शायद संदीप रेड्डी वांगा को इन 2 लाइनों की थोड़ी समझ है। Instead of just telling it like a situation, he lets his story unfold. Obviously not to the extent of a Tarantino film, but at least to an extent which is worth discussing, especially keeping in mind the genre films we are usually fed in the name of mass cinema. Basically what Tarantino means इसके यूजुअल मेजॉरिटी फिल्मों का एक टेम्पलेट डिजाइन हो गया है। मूवी के शुरुआत में ही हमें अंदाजा लग जाता है कि पूरी फिल्म किन किन डायरेक्शंस में जाने वाली है। ये इंटरव्यू 1994 का है, तो ऑब्वियसली है टैरेंटिनो इज रेफरिंग टू उस टाइप की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स। बट चलो हम इसे प्रभुदेवा की गोल्डन क्वाड्रिलॉजी से समझते हैं। आई मीन ऐसी फिल्में देखते वक्त तो हम सभी को आइडिया रहता है कि कहानी किन किन डायरेक्शंस में जाने वाली है। हाँ, चारों स्टोरीज आपस में स्लाइटली डिफर करती हैं, बट इनका ट्रीटमेंट, इनका टेम्पलेट इतना ओवरयूज्ड है कि मूवी देखते वक्त वी डोंट लुक फॉरवर्ड टू एनीथिंग यूनिक। हाँ, हम अम्यूज होते हैं, एंटरटेन होते हैं, बट वी आर नॉट इंट्रिग्ड कि अब आगे ये कहानी कैसे आगे बढ़ने वाली है, इस कहानी का अगला पहलू क्या है। पर भाई राउडी राठौर और एक्शन जैक्सन के हमशक्ल वाले रिवील का क्या? इसका जवाब मेरे फिल्म मेकिंग भगवान से ही सुन लो। I'm not talking about like this quick left turn or a quick right turn or a big surprise. I'm talking about it unfolds. But what does he exactly mean by a story that unfolds? Basically 2 चीजें। पहला, होल्डिंग इन्फॉर्मेशन। नहीं, वांटेड और आर राजकुमार टाइप ट्विस्ट नहीं, बल्कि प्लॉट और थीम की इन्फॉर्मेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल आई गेस पल्प फिक्शन है। यानी वही फिल्म जिसके हिट होने के जस्ट बाद टैरेंटिनो ने ये इंटरव्यू दिया था, और वही फिल्म जो यूजुअली टैरेंटिनो का बेस्ट मानी जाती है। जिन्होंने फिल्म देखी है दे एग्जैक्टली नो कि मैं क्या कह रहा हूँ। कैसे पल्प फिक्शन में प्लॉट की इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे रिलीज की जाती है, और थीम तो भाई एट द वेरी एंड जाके ही तुम्हें क्लियर होगा। सो अगर ये फिल्म नहीं देखी तो आई विल हम्बली थ्रेटन यू टू वॉच इट जस्ट आफ्टर द वीडियो, or else You will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. So again टैरेंटिनो जैसे बाप लेवल पे नहीं, बट एटलीस्ट हिंदी कमर्शियल सिनेमा से थोड़ा अलग हटके एनिमल भी प्लॉट और थीम की इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है। प्लॉट के टर्म्स में देखे तो ऑब्वियसली सबसे पहले जीजा किलिंग सीन की प्लेसमेंट वुड कम टू माइंड, जो नो डाउट इन्फॉर्मेशन होल्ड करने का इफेक्ट समझा देगी। Why did it occur to you that I want this sudden jump to this animal and then give the story of why he's killing the Jijaji? Yeah, I just want to give a shock value because if he comes back from US and he's going to pin and get a fatty, it's again you're waiting.
You're waiting on what's going to happen, and you know what's going to happen. That was a very deliberate attempt. That I want the story to take off with a very high cinematic scene. I knew half of the auditorium will be in shock, half the auditorium will be in like, what a scene. Yeah. And when we come back, and there's a normal domestic scene where Rashmika is coming and hugging. We've shown some toys, kids are sleeping. If that's now, you know that, oh, now it's like 7-8 years ahead. Yeah. And suddenly Papa, she comes, she says, Didi, kya hua? Then we go back to the story. I felt I never wanted a regular screenplay because we have seen this kind of stories. Yeah. Only a screenplay and the characterization will make it interesting. Right. नहीं तो like you'll see half of the film you are done. Interval में उठ के चले जाएंगे. Yeah. बट इवन आगे भी फिल्म देखते दौरान आई वॉज क्वाइट इंट्रिग्ड की कहानी है किसके अराउंड। भाई सही बता रहा हूँ, शुरुआत में असरार मुझे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर लगा जिसको फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन बलबीर को मारने में इतना मजा आ रहा था। आई वॉज एक्चुअली डाउटिंग कि कहीं वांगा के साउथ इंडियन जीन्स ने तो टेक ओवर नहीं कर लिया। बिकॉज असरार क्लियरली रिमाइंडेड मी ऑफ दोस फार ओवर द टॉप मसाला फिल्म जहाँ मेन विलन से ज्यादा उसका साइड किक इंटरेस्टेड होता है हीरो को मारने में। इसी जजमेंट से अंधा होने पर इंटरवल पॉइंट पे फॉर अ मोमेंट आई थॉट की कहानी फॉर सम रीजन अब इस कॉन्ट्रैक्ट किलर की फैमिली के टेंजेंट पे जाने वाली है। सी सालों से एक ही टेम्पलेट, एक ही स्ट्रक्चर की मसाला फिल्म में देख देख के मेरी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो गई दैट आई डिडंट इवन थिंक ट्वाइस कि मे बी वांगा ने हमारे मेन एंटागनिस्ट की इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखी हो। मे बी ही वांट्स कि हम भी रणविजय की तरह ही विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन इस अननोन दुश्मन का पीछा करें। अब भाई ये चीज कैसे दिमाग में आती जब आज की मेजॉरिटी एक्शन फिल्मों में एंटागनिस्ट का इंट्रोडक्शन ही हीरो को मारने की वजह के अराउंड होता है। एनीवेज दिस ब्रिंग्स मी टू होल्डिंग थीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नाउ किसी बच्चे से भी पूछोगे कि एनिमल का थीम क्या है तो वो भी बोलेगा पापा बेटे का कॉम्प्लेक्स रिश्ता इज व्हाट एनिमल इज रियली अबाउट। बट इज इट? शुरुआत से इट्स एस्टैब्लिश कि रणविजय को फैमिली में सब लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। एज इफ वो ऐसे बिहेव ही नहीं करता जैसे नॉर्मल लोगों को करना चाहिए। एज इफ ही सम टेकिंग टाइम ऑफ और समथिंग। नाउ किसी और कहानी में ही वुड हैव बीन इजीली शोन एज एन इमोशनली स्टंटेड क्लास ए जर्क। बट जस्ट फॉर अ मोमेंट मूवी को लेकर अपने ओपिनियन साइड में रखो। ट्रस्ट मी, मैं अभी तब से वही कर रहा हूँ। एंड थिंक ऑफ दिस वर्ल्ड फ्रॉम द डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। रणविजय जितना भी मच्छर की जान अल्टीमेटली इट्स हिज एनिमलिस्टिक क्वालिटीज जो उसके परिवार को खत्म होने से बचाती हैं। I mean, याद करो फिल्म के शुरुआत में एनिमल की डेफिनेशन क्या बताई गई थी? The word animal comes from the Latin animalius, meaning having breath, having soul. The predators feed on the other organism called its prey. यही जो प्रेडेटर और प्रे वाली थिंकिंग है ना, इसी नजरिए से रणविजय इस पूरी दुनिया को देखता है। He knows that this world is a jungle, और जैसे जंगल में रहने के लिए, अपने हर्ड, अपनी कम्युनिटी को सेव रखने के लिए, you need someone जो आसपास के खतरे को भाप पाए, उसे खत्म कर पाए। वैसे ही these people needed a guy like रणविजय जो उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। That's the reason he doesn't think उसने मर्डर्स किए हैं, cause उसके लिए it was just threat elimination। अच्छा ये बहुत weird comparison लगेगा, but hear me out। रणविजय is sort of like Vanga's version of a token राजू हिरानी protagonist। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। जैसे राजू हिरानी की फिल्मों में देयर इज अ सेवियर कैरेक्टर जिसकी अपने आसपास वालों से थोड़ी अलग सोच ही कहानी के मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स का सलूशन बनती है, वैसे यहाँ इट्स रणविजय's अनकॉमन जंगल माइंडसेट जो कहानी के मेजर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है। नाउ यही जंगल माइंडसेट संदीप रेड्डी वांगा थ्रू आउट द फिल्म ग्रेजुअली रणविजय के डायलॉग्स के थ्रू हमें कम्युनिकेट करते हैं। सदियों पहले दो तरह के बंदे होते थे, एक अल्फा और दूसरा बाकी सब। मुझे आज भी नहीं लगता कि वो मेरी गलती थी। अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। I want a war like men have been fighting for thousands of years. आपने तो दुश्मन को दामाद बना के घर पे बिठा रखा था। इन डायलॉग्स में भी देखो रणविजय इज नॉट ब्लंटली टेलिंग द थीम, वो बस अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहा है जिससे ऑडियंस ये थीम खुद से इंटरप्रेट करेगी। अब सोचो किसी जेनरिक मसाला फिल्म में ये चीज कैसे कम्युनिकेट होती। ए मैं एक एनिमल हूँ और जैसे एक एनिमल को अपने परिवार के लिए पूरे जंगल से लड़ना पड़ता है, मैं भी लड़ूंगा। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, जो प्लॉट और थीम दोनों के रिस्पेक्ट में होता है। एंड इवन फिल्म का एक ऐसा पॉइंट भी है जहाँ ये दोनों चीजें साथ में यूज होती हैं। वांगा प्लॉट की इन्फॉर्मेशन होल्ड करके थीमेटिकली हमें कुछ क्वेश्चन करने पे मजबूर करते हैं। याद है मैंने बताया था कैसे विलन की लेट एंट्री वांगा ने बहुत पहले से सोच के रखी थी। द रीजन ही वांटेड टू होल्ड प्लॉट की ये इन्फॉर्मेशन इज बिकॉज वो चाह रहे थे कि हम रणविजय को थीमेटिकली क्वेश्चन करें, उसकी सैनिटी पे डाउट करें कि whether he is really fighting ghosts in his head. That's I always wanted, like, I want the audience to wait, you know, how the health is going down, and wait to a point where maybe he's imagining things. There's nobody. Actually, I didn't want to open in the casting that there's Bobby Deol in the film. I'll not let the world know that there's Bobby Deol in the film, because when I was writing, I thought nobody knows there's Bobby Deol in the film. Yeah. And I'll open like that. And the high is 4-5 times than what is it now in the theater. Even in the audio teaser also, I was thinking whether to put
Bobby Deol's name or not, but I thought like if you hide today, anyways it's going to, people will know that he's there, so let's use his name. Right. Well, to be frank, ये चीज सबसे ज्यादा इफेक्टिवली तभी वर्क करती अगर बॉबी देओल का कोई भी सीन मार्केटिंग स्निपेट्स में ना होता। ट्रेलर टीजर्स में ऐसा परसेप्शन बनाना चाहिए था कि ये रणविजय के उसके इंटरनल डीमंस को फाइट करने की कहानी है। हाँ, वांगा साहब का भी पॉइंट सही है कि आज के जमाने में ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट है, बट कम ऑन यार, आजकल अगर किसी भी मेजर कैरेक्टर का सरप्राइज कैमियो होता है किसी फिल्म में तो हमें उसकी खबर पहले से भले ही मिल जाए, स्टिल मूवी देखते टाइम हमारी एक्साइटमेंट कम थोड़ी होती है। और यहाँ पे तो मोर देन एक्साइटमेंट एक थीमेटिक क्वेश्चन का सवाल था, सो आई गेस वांगा शुड हैव टेकन दैट कॉल। अनफोल्डिंग स्टोरी के दूसरे एस्पेक्ट पे आए तो इट्स सिंपली दैट कैरेक्टर एक्सप्लोरेशन, वर्ल्ड बिल्डिंग का ज्ञान जो मैं तब से दे रहा था। बिकॉज अगर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन अबरार है तो वर्ल्ड बिल्डिंग आबिद, यानी प्लॉट की इन्फॉर्मेशन होल्ड करके कहानी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पर लोगों तक उसे अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड टू हैव वर्ल्ड बिल्डिंग। आई मीन रणविजय के रिकवरी सीक्वेंस की मेजॉरिटी वर्ल्ड बिल्डिंग अगर हटा दें तो ऑब्वियसली उसकी सैनिटी को डाउट करने वाला इमोशन होता ही नहीं, फॉर द सिंपल रीजन कि इस इमोशन का पनपना वाज डायरेक्टली लिंक्ड विद टाइम। विदाउट विलन हमारा पेशेंस टेस्ट हो रहा था, इसी वजह से ये डाउट आया ना। जनरली भी देखे तो पल्प फिक्शन जैसी फिल्म में अगर वर्ल्ड बिल्डिंग ना होती तो फिल्म का केओस वर्सेस डिवाइन पावर वाला थीम हमें उतना हिट ही नहीं करता। यानी अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि इन दोनों एस्पेक्ट्स का एक अटूट बंधन है जो हमें टैरेंटिनो की इन दो लाइनों का मतलब समझाता है। So we don't tell a story, we tell a situation. A story is something that constantly unfolds. अच्छा, हमने देख लिया एनिमल का नैरेटिव क्यों अलग लगता है, फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग को भी समझ लिया, एंड वी आल्सो अंडरस्टूड दैट इट्स अ स्टोरी व्हिच कॉन्स्टेंटली अनफोल्ड्स। बट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस क्वालिटीज, फिल्म के जो लंबे लंबे सीक्वेंसेस हैं उनमें संदीप रेड्डी वांगा हमारा अटेंशन कैसे होल्ड करते हैं। चलो हम तो फिर भी टैरेंटिनो के भक्त हैं, 20 मिनट के सीक्वेंसेस प्रसाद में ही निकल जाते हैं, बट एक प्रॉपर मास ऑडियंस को वांगा ने कैसे इन सीक्वेंस में एंगेज रखा। आई मीन ऐसे सीक्वेंसेस में क्लियरली एक मेजर खतरा रहता है कि मे बी ऑडियंस को फिल्म रुकी हुई महसूस हो सकती है, तो फिर इस केस में क्यों नहीं हुई? बेसिकली बिकॉज ऑफ वांगास वेरियस टेक्निक्स, जिसमें सबसे मेजर रीजन ऑफ एंगेजमेंट तो भाई रणविजय सिंह खुद है। इनफैक्ट वांगा के दोनों प्रोटैगनिस्ट, आई गेस तुम सब अल्फ्रेड हिचकॉक को तो जानते ही होगे, इन केस नहीं जानते तो मैं बता दूं ये मेरे भगवानों के भी भगवान है, मतलब थ्रिलर जॉनरा की चलती फिरती टेक्स्ट बुक। इनकी एक बहुत ही पॉपुलर बॉम्ब अंडर द टेबल थ्योरी है, वेरी बेसिकली सेट की इमेजिन एक टेबल पे कुछ लोगों की बेसबॉल के अराउंड कॉन्वर्सेशन चल रही है विच लास्ट फॉर 5 मिनट्स एंड फिर 5वें मिनट पे वहां एक बॉम्ब फट जाता है। Blows the people to smithereens. What do the audience have? 10 seconds of shock. बट इसी सिचुएशन में अगर शुरुआत में ऑडियंस को इंडिकेट कर दिया जाए दैट देयर इज अ बॉम्ब अंडर द टेबल, तब ये नॉर्मल सी 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन अपने आप थ्रिलिंग लगने लगेगी। Because they're saying to you, don't be ridiculous, stop talking about baseball, there's a bomb under there. You've got the audience working. ना ऑब्वियसली एनिमल में अगर कोई बॉम्ब होता तो रणविजय का टबर काफी था उसे हैंडल करने के लिए, बट हियर द बॉम्ब आई एम टॉकिंग अबाउट इज रणविजय हिमसेल्फ। जैसे हिचकॉक की थ्योरी में हमें इस बात का थ्रिल होता है कि बॉम्ब कभी भी फट सकता है, वैसे ही एनिमल के कॉन्वर्सेशन सीन्स में हमारे थ्रिल होने की वजह रणविजय का गुस्सा होता है। थ्रू आउट मेजर कॉन्वर्सेशन सीन्स टेंशन इसी रीजन की वजह से बिल्ड होती है कि पता नहीं कब रणविजय को गुस्सा आ जाए। एंड जैसा मैंने कहा दिस थिंग टू सम एक्सटेंट आल्सो अप्लाइज टू कबीर, सो इन वांगास केस द एक्सप्लोजन इज बेसिकली कबीर और रणविजय गेटिंग एंग्री। गीतांजलि! पापा! संग्राम भाई! बट क्या सिर्फ एक थ्रिलिंग कैरेक्टर लंबे लंबे डायलॉग वाले सीन से हुक रखने के लिए काफी है? नो! सो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग एल्स जो वांगा ने अपने फेवर में यूज किया है, राइट? या! एंड दैट समथिंग इज रिदम। द रीजन क्वेंटिन टैरेंटिनो को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग राइटर माना जाता है इज बिकॉज हिज डायलॉग्स हैव अ रिदम। There is a rhythm to it. There is a musicality to it. There is a bit of rhyme that happens between some of the words and some of the phrases. You're creating rhythm. Yeah. And you're sailing on that rhythm and you're going with that rhythm and you can break up the rhythms and everything, but that's what's stopping it from just being a talky drag. And so, you know, it's not poetry, but it's not completely divorced from poetry. It's not rap, but it's not completely divorced from it. It's not a stand-up comedy act, but it's not completely divorced from that either. अगर इसको प्रैक्टिकली विटनेस करना है तो आई रिकमेंड कभी टैरेंटिनो का कोई लंबा कॉन्वर्सेशन सीन फास्ट फॉरवर्ड करके देखना। ऑब्वियसली तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कैरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं, बट यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड व्हाट टैरेंटिनो वाज टॉकिंग अबाउट। नाउ ये मैं समझना कि संदीप रेड्डी वांगा कोई टैरेंटिनो है जो डायलॉग्स में ऐसी रिदम क्रिएट की हो। नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो! बट वांगा ने रिदम म्यूजिक को यूज करके डेफिनेटली क्रिएट की है। हाँ, ऑब्वियसली ही वेंट ऑन टू डिलीवर वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक फॉर एन इंडियन फिल्म एवर, बट जिस हिसाब से उन्होंने इसे अपने सीन्स में बैठाया है ना, इट्स रियली वर्थ डिस्कसिंग। पहले तो 60th बर्थडे सीक्वेंस में देखो कैसे रणविजय के मूड के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक शिफ्ट करता है। थैंक यू दादाजी। पेपर से कभी कोई आंदा नहीं, की गल है?
बिजनेस संभालना है तो यू नीड टू नो हु द बिग प्लेयर्स आर। एज इफ अलग अलग टॉपिक्स की कॉन्वर्सेशन को म्यूजिक के थ्रू अपनी अलग अलग आइडेंटिटी दे दी हो। इवन जीजा आर्गुमेंट में भी रणविजय के बिल्डअप हो रहे गुस्से से लेके फाइनली उसके काम डाउन होने तक के अलग अलग स्टेजेस को बीजीएम कैसे सपोर्ट करता है, ये देखो। दोस्त है तो पार्टी का झंडा गले में लटका है, क्यों घूम रहा है? दीदी यू नोटिस्ड? इतनी बड़ी बड़ी गन्स लेके घूम रहे हैं लोग। तू पीछे मत पड़। ये क्या हो रहा है दीदी? Hey, Mr. Golden Spoon. My eyes are open since I was 12. Hey, hero, shut up. और दो जवान बहनें घर में सफेद साड़ी पहन के मातम मनाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। 10 minutes। एक और बेहतरीन एग्जांपल होगा ये आर्गुमेंट सीन, जिसमें सिर्फ बीजीएम की प्लेसमेंट नहीं, एक एक्टर और एडिटर की समझ का भी अंदाजा होगा। थ्रू आउट दिस सीन रणबीर कपूर अपनी डायलॉग डिलीवरी में मेक श्योर करते हैं कि वो टाइम टू टाइम एक नया एक डायलॉग शाउट करके बोले, एंड हर शाउटिंग डायलॉग के बाद जो सब्सिक्वेंट डायलॉग्स हैं उनकी पिच ग्रेजुअली कम करें। गीतांजलि, पीने से एनएस तक इतने पाइप डाले अंदर और तुझे लग रहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ? Think like a man, गीतांजलि। अब बोल, तेरे पापा को कोई बार बार मारने की कोशिश करे तो तू क्या करेगी? मारेगी ना? Look at yourself. I want a war. Sadly, it's a man's world. मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें कहा जाता हूँ। कोई है गीतांजलि, सिर्फ एक और मौके का इंतजार कर रहा है। अब देखो कैसे यहाँ वांगा एज एन एडिटर मेड श्योर की पियानो का बीजीएम रणबीर की डायलॉग डिलीवरी को मैच करके चले, उसे एक रिदम दे। गीतांजलि, पीने से एनएस तक इतने पाइप डाले अंदर और तुझे लग रहा है कि मैं इमेजिन कर रहा हूँ? Think like a man, गीतांजलि। अब बोल, तेरे पापा को कोई बार बार मारने की कोशिश करे तो तू क्या करेगी? मारेगी ना? Look at yourself. I want a war. Sadly, it's a man's world. मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें कहा जाता हूँ। कोई है गीतांजलि। सी, हर शाउटिंग डायलॉग पे पियानो की एक डिमिनिश कॉर्ड थी और सब्सिक्वेंट डायलॉग्स में थोड़े लाइटर नोट्स, जिससे यहाँ मोमेंट को रिदम मिली। नॉट जस्ट बीजीएम्स बट इवन डायजेटिक साउंड्स, यानी कैरेक्टर्स को सुनाई देने वाली साउंड्स के थ्रू भी वांगा सीन को एक रिदम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल सॉन्ग वाले मोमेंट में एक तो कोरस सुनाई देता है, बट जो कोरस के बीच का म्यूजिक है वो एग्जैक्टली सिर्फ दो मोमेंट्स में सुनाई देता है। फर्स्ट, जब गीतांजलि रणविजय की बेइज्जती करती है, एंड सेकंड, जब रणविजय उसको रिप्लाई देता है। भैया कब आया अमेरिका से? पक्का अमेरिकन लग रहा है। तू जो कार्तिक के लिए फील करती है, मेरे लिए भी वही फील करती है। अबे क्या बात कर रहे थे? यानी वांगा ने स्कूल सॉन्ग को इस हिसाब से प्लेस किया कि सीन के दो मेजर मोमेंट्स हाईलाइट हो। सिमिलरली, जब सारे कजन्स रणविजय के अफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं तो ध्यान दो पीछे रेडियो की डायजेटिक साउंड सुनाई दे रही होती है। ये करने के लिए पाजी मैंने भी लगता है भाई नू इश्क हो गया। चुप हो जाओ कंजरो, अगर उसने सुन लिया ना लैंड देनी कर देनी है। बट द मोमेंट रणविजय कम्स, साउंड अपने आप बंद हो जाती है, एज इफ यहाँ भी सीन के मेन कॉमेडिक पंच को साउंड के थ्रू सपोर्ट किया हो। ऑल्सो इस कॉन्वर्सेशन को तुम लोग अलग से कभी वॉल्यूम बढ़ा के सुनना और ध्यान देना कि चर्च की डायजेटिक साउंड को कैसे रणविजय गीतांजलि की कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग प्लेस किया गया है। जिसके दो छोटे एग्जांपल दूं तो नोटिस कैसे स्लैप वाले डायलॉग को हाईलाइट करने के लिए साउंड रुक जाती है। You'll slap me? You think I'll keep quiet? I'll also slap you so hard. You'll slap me, but I'll slap you first. या फिर रणविजय के इस पंच को एनहांस करने के लिए वापस चालू हो जाती है। मुराद, गोली मार तुमने। भाई फादर रेडी है। नाउ ये जो भी सब डायजेटिक नॉन डायजेटिक साउंड्स की प्लेसमेंट मैंने बताई, ये भले ही छोटे छोटे डिसीजंस लगे, बट इन्हीं की वजह से टू अ सर्टेन डिग्री हमें एनिमल के सीन्स मूविंग लगते हैं। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग या स्विचिंग बैकग्राउंड साउंड्स की वजह से ही हमें ऐसा फील नहीं आता कि सीन एक जगह पर अटक गया है। यानी ओवरऑल सीन्स में साउंड की ऐसी प्लेसमेंट से जो रिदम आती है, सब कॉन्शियसली सही, पर सीन के दौरान यही हमें एक सर्टेन एंगेजमेंट वैल्यू प्रोवाइड करती है। आई मीन देयर इज अ रीजन मैं अपने वीडियोस में एक दिन एक्स्ट्रा सिर्फ बीजीएम प्लेस करने के लिए लेता हूँ। इसके अलावा वांगा ऑल्सो मेड श्योर कि वो सर्टेन बीजीएम्स को म्यूजिकल मोटिव की तरह इस्तेमाल करें। बेसिकली म्यूजिकल मोटिव्स वो म्यूजिकल पीसेस होते हैं जो बार बार रिपीट होकर कहानी का कोई एलिमेंट रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल, रणविजय गीतांजलि का स्कूल सॉन्ग जो उनके हाई स्कूल रोमांस को रिप्रेजेंट करता है, आगे भी एक आध मोमेंट्स में यूज किया जाता है। एंड नोटिस वांगा ने कैसे ये स्कूल सॉन्ग शुरुआत के टॉफी बांटने वाले मोमेंट में भी ऐड किया है। 3rd ग्रेड के फाइनल एग्जाम्स के बाद मैं पहली बार मिलने वाला था अपने फादर से। इसके अलावा रणविजय के गुस्से वाले बीजीएम को भी एक मोटिव बनाया गया। इवन ध्यान दो, जोया के कन्फेशन के दौरान जब अजीज का मेंशन होता है तो कैसे उसके बीजीएम की हल्की सी ट्यून सुनाई पड़ती है, ताकि जब नकली विजय घर जाए तो फैमिली में किसी को भी कोई शक ना हो। 36 साल अपार्ट बाप बेटे के दो मेजर आर्गुमेंट्स में भी एक म्यूजिकल मोटिव है। और बचा क्या कहने के लिए? What more do you want?
एंड इट इज सो इंट्रिगिंग दैट वरुण की मौत की सच्चाई बताते समय वही ट्यून बजती है विच वी हियर व्हेन रणविजय कम्स बैक एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फील्स कि समथिंग इज वेरी ऑफ। जाके नीचे बैठ, मैंने वरुण को मार दिया। और फाइनली द सायरन साउंड जो ऑब्वियसली रणविजय का एंगर डिनोट करती है, बट नोटिस हाउ वांगा यूज्ड अ डिफरेंट सायरन साउंड एवरी टाइम। खींच लो अपना हाथ पापा, मैं चला जाऊंगा जेल। What do you mean I won't be like my father? As if it indicates the different shades of Ranvijay's anger. Engaged रखने के लिए रिदम के अलावा संदीप रेड्डी वांगा also uses reactions. I mean हर conversation scene में either there will be a group of people involved या at least uninvolved character का reaction बीच-बीच में दिखाया जाएगा या फिर कोई ना कोई interruption होगा that comes or can possibly come from other people around. उसने कहा है इसकी बॉडी पर बहुत सारी केमिकल्स हैं, so he is very disoriented right now. भाई ये वॉइस तो बच्चे सो रहे हैं। मतलब बेसिकली वांगा नोज द पावर ऑफ रिएक्शंस, कैसे आसपास के कैरेक्टर्स को सिर्फ रिएक्ट करते देख हमारे अंदर भी इमोशंस जाग सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो यू कैन चेक आउट में तारे ज़मीं पर एंड सीक्रेट सुपरस्टार वाला वीडियो। ऑल्सो डायलॉग्स में नोट करो वांगा ऑफन एम्बेडेड नैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं विच बेसिकली मीन्स अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, जो कहानी का कोई एलिमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए यूज हो। अब ये स्टोरी या तो एक लिटरल स्टोरी होगी। इसको बंदर की कहानी पता है? एक दिन वो जंगल में नहा रही थी तो एक बंदर आया जो तलवार लेकर राजा की रक्षा करना चाहता है। तो मंत्री गया बंदर के पास और बोला यार तू क्या कर रहा है? या फिर एक ऐसे पास्ट का नरेशन जो फिल्म में उस समय तक नहीं दिखाया गया। उसने राखी थी, बेटा कौन है ये? भैया के दोस्त है मौसी जी। जब पहली गोली लगी तो तेरी आवाज सुनाई दी। मैंने बात करना शुरू किया, ऑनेस्टली बताया सब कुछ। वॉमिट कर रहा है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था ना, 12th स्टैंडर्ड के लड़कों ने बहुत मारा मुझे स्कूल में। जब स्कूल में रूप ने हम सबको स्टोरी सुनाई। अच्छा tell me frankly, why did you marry this guy? ऐसे एम्बेडेड नरेशन से डायलॉग 2 गुना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आई मीन इमेजिन इन सीन्स का मेन पॉइंट कैरेक्टर्स द्वारा डायरेक्टली बोल दिया जाता है तो कितना बोरिंग लगता। इंसान को जज्बात नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए। मेरा और गीतांजलि का प्यार बहुत पुराना है, तू बंदर है साले, आई मिस्ड यू बेटा। रणविजय हैज बीन माय आइडियल हस्बैंड। थोड़ा सब्र करो बाबा, तेरी जिन हरकतों से एक्साइटमेंट होती थी अब उन्हीं से डर लगता है। ये प्रीस भी सब ढोंग है, हमारा अबरार से सिर्फ मतलब ही रिश्ता है। सी डायलॉग्स ऐसे होते तो एनिमल का अब्यूज ही हो जाता। दैट्स द रीजन यहाँ ये बेसिक पॉइंट्स कैरेक्टर्स पास का कोई ना कोई इंसिडेंट नरेट करके एस्टैब्लिश कर रहे थे। इसके अलावा आई रियलाइज कि रणविजय मल्टीपल टाइम्स हिस्ट्री को कोट करता है व्हिच एड्स टू हिज जंगल माइंडसेट। सदियों पहले 2 तरह के बंदे होते थे। इतिहास ने अगर हमें कुछ सिखाया तो वो ये है कि कोई भी किसी को भी कभी भी मार सकता है। नॉट सो सरप्राइजिंगली ये चीज कबीर सिंह में भी विजिबल थी। इस गेम के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस भागम दौड़ने एक वॉर लाइक फीलिंग। Imagine this is not 2019. ये राजा महाराजाओं का टाइम है. If at that time he came between you and me, what would I have done? I would have waged war against him. And at the same time सामने वाले को कोई चीज समझाने के लिए he uses his or her imagination. अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं कैसे आपको प्यार करता हूँ। Think like you have biceps like me. और ये चेस्ट ऐसा नहीं, मेरे जैसा है। और पापा, let's play a game. मैं पापा और आप बेटा। टाइम टू टाइम ऐसे डायलॉग्स भी छिड़के गए हैं जहाँ रणविजय कोई कमिटमेंट दे रहा है या बेसिकली ऐसी चीजें कह रहा है जो हमें आने वाले फ्यूचर इवेंट्स के लिए एक्साइट करती हैं। अबे तुझे क्या लगता है तू बुलाएगा तो वो आएगी? भाग के आएगी। फ्रेंड आ जा पुत्र। मैं कुछ नहीं भूलता दादाजी, आप सुन पाओ? देखते हैं तू क्या करता है। आप देख भी नहीं पाओगे। ये चीफ मिनिस्टर आने वाले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तब वो मेरा वेट करे। एक दिन ऐसा आएगा इन दोनों भाइयों का दी एंड कर दूंगा मैं। I'll fucking kill them both. No, but you don't understand. What if someone sees? I'll shoot. मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। अगर मैं जिंदा रह गया क्या आप अपना ब्रह्मचार्य त्याग दोगे? Nobody else slapped you, right? लगता है बहुत जल्दी पड़ने वाली है तुझे। उसको ढूंढना है, पकड़ना है, जान से मारना है। सजा मैं देता हूँ दादाजी, माफी आप दे देना। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। I've been sleeping with Zoya since the last few weeks. एंड ये भी ध्यान दो कैसे टाइम टू टाइम वी हैव डायलॉग्स जो रणविजय के एथिक्स और मॉरल कोड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। आपके बाद who is the man in charge? I am. Happiness is a decision, गीतांजलि। मेरा हौसला मेरी जीवन रेखा से गहरा है सोनी जी। और वो सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं मेरे भाई हैं, पर वो मेरे पापा है। और ये गर्ल सब तो ऊपर है, चाहे दुनिया बचे या खत्म हो जाए। खुद देख के करता है क्या? प्यार देख के ही होता है, पर ये मर्डर नहीं, प्रोग्रेस है। डोंट एवर टेक माय सीक्रेट्स अवे फ्रॉम मी। शादीशुदा मर्द का कभी पेट नहीं आना चाहिए। अच्छा आई डोंट नो तुम लोगों ने नोटिस किया था या नहीं, बट एक आध डायलॉग्स को फिल्म में काफी अच्छे से सेटअप किया गया था। फॉर एग्जांपल यहाँ रणविजय रूप से कहता है ये पापा पापा क्यों बोलता है? उसके खुद के पापा नहीं है क्या? सर बोलना चाहिए। एंड फिर 5 साल बाद अमेरिका से लौटने पर ही नोस की रूप का हस्बैंड शरीफ है बिकॉज सर से मिले आप। सिमिलरली यहाँ रणविजय अपने हाउस हेल्प को शेव करने के लिए डांटता है। एक तो भगवान ने तेरे बाल ले लिए और तू नीचे से ले रहा है।
अक्ल है तुझे? And ultimately Karma strikes him. पूरा शेव कर दिया. I didn't ask. Again, not so surprisingly, ऐसा कुछ कबीर सिंह में भी होता है. ये क्या किया? मुद्दे है मेरे सीट पे. डायपर ओवरफ्लो झाला. ये डायपर किसने पहनाया मुझे? भाई अब डायलॉग्स तक आ ही गए हैं तो थोड़ा बहुत सिनेमेटोग्राफी का पार्ट कर ही लेते हैं, क्यों? यहाँ देखो कैसे एडिट के दौरान एक कट के थ्रू शॉर्ट साइज चेंज किए जा रहे हैं. थैंक यू दादाजी. जाके नीचे बैठ. The reason it's worth discussing is because usually directors सीन पे जाके बस कवरेज करते हैं, यानी हर एंगल से शॉट ले लेते हैं विदाउट एनी आइडिया कि एडिट में ये कैसा लगेगा. एंड फिर अगर वो डायरेक्टर ऐसा सीमलेस कट चाहे तो सपने में भी नहीं होगा भाई. बिकॉज एक्टर चाहे डैनियल डे लुइस ही क्यों ना हो, दो अलग अलग शॉट्स में उसका थोड़ा बहुत जेस्चर तो बदलेगा ही ना, विच विल ऑब्वियसली बी विजिबल इन द एडिट. बट यहाँ द रीजन ये कट सीमलेस है इज बिकॉज बीइंग एन एडिटर डायरेक्टर वांगा को शूट करते टाइम ही आइडिया होगा दैट ही वांट्स दिस कट इन द एडिट. एंड दैट्स व्हाई उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली 2 कैमरास के साथ ये मूवमेंट शूट किए. अच्छा, यूनिक कट की बात कर ही रहे हैं तो नोटिस हाउ वांगा कट्स टू फ्लैशबैक्स. क्या हुआ दीदी? कान के नीचे मारूंगा ना पांग तो सब समझ में आएगा उसको. इसके अलावा इन शॉट्स में ध्यान दो कैसे ब्लॉकिंग के थ्रू इट्स प्रीटी क्लियर कि रणविजय वरुण और बलबीर के बीच एक दीवार बन के खड़ा है. इधर भी देखो वरुण और रणविजय को इस हिसाब से फ्रेम किया गया है कि सिर्फ उनका इंडिविजुअल चेहरा और केक का आधा क्राउन दिखाई दे, विच क्लियरली पोजिशंस देम एज 2 साइड्स ऑफ अ सिंगल एम्पायर. एक तरफ वरुण जिसका एटीट्यूड डिप्लोमेटिकली बिजनेस को आगे ले जाने का है, चीफ मिनिस्टर है, देयर आर प्रोटोकॉल्स टू फॉलो. और दूसरी तरफ रणविजय जो स्वास्तिक और बलबीर के लिए किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं. दोस्त है तो पार्टी का झंडा गले में लटका है, क्यों घूम रहा है? Actually, this framing directly reminded me of Kill Bill का climax. Also this crash zoom and even the whistle. Also, Arjun Valley sequence भी Kill Bill से ही जन्मा है. The inspiration is from Kill Bill. In Kill Bill, if you remember, one fight sequence is never ending. Yeah. I was very hooked to it. I saw it multiple times and it is holding my attention. So like, इतना लंबा fight. There's no dialogue or there's no break in between. Very smartly done. It's like a scene. It's not an action episode. So that, I don't know, that remained in me. I don't know. Yeah. Because when in the few review writers said the Kill Bill के action he must have inspired, then I felt like I saw it because when the first time I saw, I thought like what a scene it was. मैं बता रहा हूँ Kill Bill पक्का वांगा के मूड मटेरियल का हिस्सा रही होगी. So what I have inculcated the habit after doing some short films in Australia in my film school. Whenever I'm writing a screenplay, I have a mood material. Like if even Arjun I collect some photographs, random photographs which I think I can see Arjun Reddy in it. I collect few photographs. I collect some music pieces. Whenever I write a story, I have a folder for everything like Arjun Reddy mood material, animal mood material, spirit mood material. Writing job is like self-motivation. Yeah. You have to be motivated all the time. It's not easy. Yeah, it's the worst. Because if 1 week you write, after that you might lose interest. So to keep yourself motivated on the subject point, I collect some audio and some photographs. You need to be self-motivated on your own story. Your story should give you the kick from the day one till the release of the film. Through the process of these 2 years or 3 years or 4 years, whatever time you're in the film, in the story, that has to motivate you so that you're pursuing the making of the film. Even music दोनों filmmakers के लिए एक creative trigger है. For romance as well, background score too is outstanding. How crucial is music for you? As I told you in one of the interviews also, that I can't imagine without an atmospheric sound or a foley or a sound effect or a music. Something has to be there for me to figure out what I'm writing. When you're writing, you play something all the time? No, I have to know like what kind of a music in the background, or if not music, what is the atmospheric sound. Okay. Whether it is set in a low roof house or the high roof, I don't know why. It's a pain actually, because it will stop your writing if you don't get that clarity. I think that is the reason for me. It takes time for me to finish a script. I have a room that's almost like a little used record store. It's in bins and it's broken down by genres and subgenres as per usual. And part of my thing when I'm coming up with an idea is to go through that record room and go through those records and to kind of find the music or the personality of a given movie. It's like I'm for the rhythm that this movie needs to play in. I'm looking for the spirit and the rhythm that this movie needs to play in. तो finally coming on मेरा फिल्म के ऊपर opinion. I guess मेरी ex वाली audience को पहले से ही पता है that I didn't quite enjoy the second half of the film.
यस आई एडमिट कि एनिमल ओवरऑल एटलीस्ट हिंदी सिनेमा में काफी डिफरेंट कमर्शियल फिल्म है बेसिकली, जिसको समझाने में ये 40 मिनट व्यतीत किए गए। बट द थिंग इज डिफरेंट डजंट नेसेसरली मीन द बेस्ट, एंड यही मेरा एनिमल को लेके सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। मेरी फिल्म के ट्रीटमेंट से कोई कंप्लेन नहीं है, इट वाज वेरी यूनिक। इट्स जस्ट दैट मेरे हिसाब से वांगा इस कहानी को इसके ट्रू पोटेंशियल तक नहीं ले गए। वीडियो देख के तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि वांगा ने गॉडफादर को हल्के तेल में सेक के उस पर टैरेंटिनो का मसाला और अपना नमक छिड़क कर एनिमल की यूनिक रेसिपी तैयार की होगी। बट इमेजिन अगर इसमें जोकर का तड़का भी होता तो। लेट्स गो बैक इन टाइम। जब मैंने एनिमल का टीजर देखा था ना, तो उसमें मैंने इस मोमेंट को गलत इंटरप्रेट किया था। You won't be like your father, right? एक्चुअल में द रीजन रणविजय गेट्स एंग्री हियर इज बिकॉज गीतांजलि सार्काज़म में उसके फादर पर टॉन्ट मार रही थी। बट मुझे लगा कि गीतांजलि जेन्युइनली ये चीज कह रही है एंड रणविजय को उस पर गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उसके पापा जैसा फादर कोई नहीं बन सकता, नॉट इवन ही हिमसेल्फ। एंड दिस वाज द वेरी प्लेस जहां से मेरा एनिमल को एक साइको थ्रिलर नजरिए से देखना ट्रिगर हुआ। आई एक्चुअली रिकमेंड कि तुम लोग वो टीजर एक और बार एज अ साइको थ्रिलर फिल्म सोच के देखना, यू विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज फीलिंग। इसी परसेप्शन के साथ आई ट्यून्ड इनटू द ट्रेलर एंड हाफ वे थ्रू इट 1 मिनट 50 सेकंड पे जैसे ही सारी दुनिया जला देंगे बजने लगा, मेरे दिमाग में भी डर की घंटी बजने लगी कि व्हाट इफ जो पॉसिबल साइको थ्रिलर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक यूजुअल बॉलीवुड रिवेंज थ्रिलर जैसी निकले। ऑल्दो मुझे इस बात की खुशी है कि एनिमल इज नॉट द लैटर, बट इस बात का दुख भी दैट इट कुड नॉट बी द फॉर्मर, यानी अगेन इट्स डिफरेंट बट नॉट द बेस्ट इट कुड बी। पहले तो फिल्म में ऐसे कुछ मोमेंट्स थे व्हिच टाइम टू टाइम ब्रॉट मी आउट ऑफ द फिल्म। गीतांजलि, तुझे ग्रेविटी एक्सपीरियंस करनी है कि नहीं? You know what the saddest part is, Didi? You shared your love with a criminal. महीने में 4 बार पैड चेंज करने के लिए इतना करती है तू। अबे यार इसकी क्या जरूरत थी? Gitanjali, you forgave me for so many murders. You cannot forgive me for sleeping with one. क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? इसके अलावा आई फील इस आइकॉनिक मोमेंट की एडिटिंग ट्रेलर में काफी बेटर थी। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। एंड फाइनली द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्शन फॉर मी वाज द अफेयर। ना मैं उन क्रांतिवीरों में से नहीं हूँ जो कुछ डार्क सीन्स के बेसिस पे पूरी फिल्म को दुनिया भर की प्रॉब्लम्स का रीजन बता देते हैं। आई अंडरस्टैंड कि ऐसे डार्क थ्रिलर जॉनरास में मोरालिटी एक्सपेक्ट करके जाओगे तो जोकर तुम ही हो, बट द थिंग इज नैरेटिव वाइज आई फेल्ट दिस अफेयर वाज जस्ट लेजी राइटिंग। हाँ, पहले भी मैं वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तृप्ति डिमरी इज अ गॉडेस, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना दैट दिस वाज द बेस्ट दे कुड हैव डन। सेम प्रॉब्लम मेरी जीजा एक्सपोज वाले सीक्वेंस से भी थी। नो डाउट वो मोमेंट काफी सही था, बट स्टिल नॉट द बेस्ट ऑप्शन। सो व्हाट वाज द बेस्ट ऑप्शन? बेसिकली सम ब्रेन वर्क। जीजा एक्सपोज के लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, मेंटल टैक्टिक्स से जीजा को एक्सपोज करना वुड हैव वर्कड ग्रेट। सिमिलरली सोचो ये प्यार में फंसाने वाले क्लीशे ट्रोप के बजाय रणविजय अगर मेंटल टैक्टिक्स से अबरार के भेजे मोल को काउंटर करता तो। हाँ आई नो 10 से 15 मिनट इसके लिए बहुत कम है, बट व्हाट इफ अबरार ने कोई इनसाइड मोल बैठाया होता, कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको शुरू से फिल्म में सेटअप किया गया हो जस्ट लाइक गॉडफादर, एंड देन ऑल दैट सेटअप वुड हैव कल्मिनेटेड इन अ लॉन्ग 10 to 15 मिनट सीक्वेंस लाइक द 60th बर्थडे, मे बी समथिंग लाइक इनग्लोरियस बास्टर्ड्स का ओपनिंग सीन। ऐसे ट्रीटमेंट से आई फील रणविजय का पूरी कहानी की सच्चाई पता लगाना ज्यादा अर्न लगता, बिकॉज मूवी में तो पहले वही प्यार में गिराने वाला यूजुअल ट्रोप था एंड देन रणविजय वाज लाइक पहले ही दिन से पता था कि तू कौन है। भाई कसम से इस मोमेंट में रेस 3 का म्यूजिक बज रहा था मेरे दिमाग में। सो यू सी यहाँ रणविजय का ये प्रोग्रेस उतना अर्न नहीं लगता। अबरार जैसे मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए जितना दिमाग लगाना चाहिए था उतना नहीं लगा। हाउ अबाउट ऐसा भी दिखा सकते थे कि कुछ कजन्स हैं जो अबरार के दादा को रणविजय के दादा से ज्यादा मानते आए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिलीज में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती दैट एवरीबडी विल बी ऑन वन साइड, एंड इसी खटास का फायदा उठा के अबरार कुड हैव यूज्ड अ कपल ऑफ कजन्स एज मोल्स, जिनको रणविजय एक लॉन्ग टैरेंटिनो-एस्क सीक्वेंस में एक्सपोज करता। अच्छा, कमिंग टू द जोकर का तड़का, इमेजिन अगर इस फिल्म का नैरेटिव थोड़ा अलग होता। व्हाट इफ फर्स्ट हाफ में हम ये देखते कि कैसे रणविजय अपने वॉर माइंडसेट के थ्रू घर वालों को बचाता है, वहीं सेकंड हाफ में ये देखते कि कैसे उसकी यही क्वालिटीज उसे एक साइकोटिक पाथ पे ले जा रही हैं। व्हाट इफ द फिल्म वाज अबाउट रणविजय बिकमिंग एन एनिमल बाय द एंड ऑफ द फिल्म? लाइक इमेजिन रणविजय को ये इन्फॉर्मेशन सेकंड हाफ के शुरुआत में मिलती कि अबरार उसका एक ऐसा क्लोन बनाने की सोच रहा है जो उसकी फैमिली को खत्म कर देगा, एंड देन पूरे सेकंड हाफ में ये दिखाया जाता कि कैसे रणविजय अबरार को हराने के चक्कर में खुद ही अपनी फैमिली के अगेंस्ट एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाता है, यानी ही बिकम्स द क्लोन अबरार वाज टॉकिंग अबाउट। चलो फिर डिटेल में कहानी सुनने के लिए कभी मेरे जनपद वाले घर आना। भाई 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 मेरा भाई बता लो मेरा। अच्छा ठीक है तो सुनो, ये वाला वर्जन भी फ्लैश फॉरवर्ड से शुरू होता है, बट यहाँ रणविजय बूढ़ा नहीं बल्कि अपने लेट 40s में है। इट्स मिडनाइट, वी सी हिम मार्चिंग डाउन द हॉल विद अ हेवी मशीन गन। वो सब फैमिली मेंबर्स का नाम एक एक करके चिल्लाता है, एंड जैसे जैसे लोग आते जाते हैं वो सबको एक एक करके मारने लगता है। गीतांजलि फॉर सम रीजन लास्ट में आती है और पूरा ब्लडशेड देख के वो रणविजय से चीख चीख के पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर रणविजय एक साइकोटिक स्माइल देते हुए उसके पास जाता है और सवाल का जवाब देते हुए उसके कान में धीरे से कहता है,